नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा और उनकी गद्यात्मक रचना स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा जितनी प्रतिष्ठित कवयित्री रही हैं, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्रेम की, वेदना की, प्रणयानुभूति की, अज्ञात सत्ता के प्रति अपने भाव की सूक्ष्म अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है अपनी रचनाओं के माध्यम से, उसी तरह से वे गद्य के क्षेत्र में भी एक सशक्त गद्य लेखिका रही है। कविता के क्षेत्र में जहाँ उनकी पीड़ा, उनकी वेदना, उनका प्रेम अंतर जगत से संबंधित था, एक अज्ञात सत्ता के प्रति था, वहीं गद्य के क्षेत्र में उनका यही प्रेम, वेदना, पीड़ा समष्टि के रूप में बाह्य जगत से जोड़ता है और इस तरह से महादेवी प्रेम, वेदना और पीड़ा की साक्षात प्रतिमूर्ति कहलाती हैं। वेदना की विलक्षण गायिका है। वे समाज में जिस भी शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, असहाय व्यक्ति को देखती हैं, उनकी सहायता के लिए उनके मन में करुणा का भाव, वेदना का भाव जागृत हो जाता है और यही करुणा वेदना ही फिर रचना के रूप में, एक सृजनात्मकता के रूप में अभिव्यक्त होती है, जो पाठकों को द्रवीभूत कर देती है। तो इसी तरह की उन्होंने जैसे पद्यात्मक रचनाएं की, निहार, नीरजा, रश्मि, सांदे गीत आदि, उसी तरह से उन्होंने गद्य के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। गद्य के क्षेत्र में 4 साहित्यिक गद्य विधाओं का मुख्य रूप से नाम लिया जाता था, जिनमें हिंदी साहित्य में लेखन हो रहा था: नाटक, निबंध, कहानी और उपन्यास। पर महादेवी जी ने इन गद्य विधाओं के अतिरिक्त जो अन्य गद्य विधाएं थी, जो अपने बीज रूप में हिंदी साहित्य में प्रारंभ हो रही थी, जो भी पुष्पित हो रही थी, अंकुरित हो रही थी, उन गद्य विधाओं में लेखन किया, जैसे रेखाचित्र, संस्मरण, इसके साथ निबंध और यात्रा वृत्तांत आदि। तो इन अन्य साहित्यिक गद्य विधाओं को जो बंगला साहित्य से और अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से हिंदी साहित्य में आई, जिनका प्रारंभ भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में हुआ, बीज रूप में उसको पल्लवित, पुष्पित और परिष्कृत करने का कार्य महादेवी जी ने किया। इन्होंने अनेक रेखा चित्रों और संस्मरणों की रचना की। इनके रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र, जो 1941 में प्रकाशित हुआ, स्मृति की रेखाएं, जो 1943 में प्रकाशित हुआ। इसी तरह से इनके संस्मरण हैं पथ के साथी 1956 में, मेरा परिवार 1972 में प्रकाशित हुआ, स्मृति चित्र 1973 में प्रकाशित हुआ। और इसी के साथ इन्होंने कहानी संग्रहों की भी रचना की, गिल्लू और नीलकंठ। इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह रहा श्रृंखला की कड़ियाँ, जो 1942 में प्रकाशित हुआ, विवेचनात्मक गद्य, ये भी 1942 में प्रकाशित हुआ। क्षणदा इनके ललित निबंधों का संग्रह है, जो 1956 में प्रकाशित हुआ। और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 में प्रकाशित हुआ। एक इनका निबंध संग्रह संकल्पिता है, जो 1969 में प्रकाशित हुआ, और भारतीय संस्कृति के स्वर। तो विभिन्न निबंधों की, विचारात्मक निबंधों की, चिंतन प्रधान निबंधों की, संस्कृति से जुड़े हुए निबंधों की रचना इन्होंने की। महादेवी एक कुशल अनुवादक भी रही हैं। संस्कृत में उन्होंने मास्टर्स डिग्री प्राप्त की हुई थी, तो जो संस्कृत की रचनाएं थी, बंगला की रचनाएं थी, उनका उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया। कालिदास का, भारवी का और भवभूति का, वाल्मीकि का और पाली की थेर गाथाओं का, रविंद्रनाथ टैगोर का। सप्तपर्णा नाम से 1959 में प्रकाशित हुई इनकी अनुदित रचना, जो बड़ी प्रसिद्ध रही है।
और इनके निरंतर अनेक भाषण ये समय समय पर देती थी, साहित्यिक चर्चाओं में, रेडियो में, आकाशवाणी आदि में। तो उन भाषणों का संग्रह संभाषण नाम से 1974 में प्रकाशित हुआ और एक लंबे समय तक ये साहित्यिक पत्रिका चांद थी, उसकी संपादिका भी रही हैं और इनकी अधिकांश कविताएं इस चांद पत्रिका में प्रकाशित होती रही हैं। तो ये तो मित्रों अभी हमने बात की उनकी जो गद्यात्मक रचनाएं थी, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने रेखा चित्रों की भी रचना की, संस्मरण की, निबंध संग्रह की रचना की और उनके भाषणों का संग्रह भी हुआ। तो विभिन्न गद्य विधाओं में उन्होंने लेखन कार्य किया। तो उनकी एक प्रसिद्ध रचना रही स्मृति की रेखाएं, जिस पर उन्हें द्विवेदी सम्मान से सम्मानित भी किया गया। मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान, जो उत्तर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया। तो इस तरह से स्मृति की रेखाएं 7 रेखा चित्रों का एक अनुपम संग्रह है और इसके भीतर जो 7 चित्र हैं उनके विषय में विद्वानों का, आलोचकों का अलग अलग मत रहा है। कोई उन्हें रेखा चित्र कहता है, कोई उन्हें रेखा संस्मरण कहता है, कोई उन्हें संस्मरणात्मक रेखा चित्र की कोटि में गिनते हैं, कोई उन्हें रेखा चित्रात्मक संस्मरण की कोटि में गिनते हैं। परंतु ये वास्तव में संस्मरणात्मक रेखा चित्र ही कहे जाएंगे, जिसमें 7 चित्र हैं। भक्तिन, चीनी फेरी वाला, जंग बहादुर कुली जो है जंगिया जिसका नाम था, मुन्नू की माँ, ठकुरी बाबा, बिबिया, गुंगिया। तो इन 7 पात्रों को केंद्र में रखते हुए महादेवी वर्मा ने उनके आंतरिक जगत को और उनके बाह्य व्यक्तित्व का एक पूरा चित्र हमारे सामने शब्द चित्र प्रस्तुत कर दिया है। और ये सभी पात्र ऐसे रहे हैं जिनका लेखिका के जीवन के साथ एक अभिन्न अंग रहा है। लेखिका के जीवन के साथ उनका एक आत्मीयता का, अपनेपन का संबंध रहा है। चाहे हम भक्तिन को देखें या चीनी फेरी वाले को देखें, कुली पुत्रों को, पर्वत पुत्र जंगिया को देखें या बिबिया को, गुंगिया आदि, ये सब उनके परिवार के एक अंग की तरह बन गए थे। उनके परिवार के सदस्य नहीं रहे, परंतु जिस तरह से इनका लेखिका के साथ एक संबंध हो गया, वो परिवार से भी कहीं अधिक संबंध था। और जब हम बात करते हैं कि स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र है या संस्मरणात्मक रेखा चित्र है या संस्मरण है, तो संस्मरण और रेखा चित्र में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। रेखा चित्र की क्या परिभाषा है, इसको लेकर के साहित्य शास्त्रियों ने, आलोचकों ने अपने मत रखे। भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य डॉक्टर भगीरथ मिश्र, उन्होंने रेखा चित्र को स्पष्ट करते हुए कहा कि अपने संपर्क में आए किसी विलक्षण व्यक्तित्व अथवा संवेदना को जगाने वाली सामान्य विशेषताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्मस्पर्शी स्वरूप को देखी सुनी या संकलित घटनाओं की पृष्ठभूमि में इस प्रकार उभार कर रखना कि उसका हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाए, रेखा चित्र या शब्द चित्र कहलाता है। तो इस परिभाषा को जब हम देखते हैं तो इसमें मुख्य रूप से जो बात कही गई है कि जिस व्यक्ति को लेकर के रेखा चित्र की रचना की जा रही है, वे कोई व्यक्तित्व कैसा हो, विलक्षण व्यक्तित्व हो और जिसका रचनाकार के साथ एक संबंध हो, उसके संपर्क में आए हो। कल्पना से रेखा चित्र नहीं लिखा जा सकता। कवि अपनी कल्पना शक्ति से रेखा चित्र की रचना नहीं कर सकता और वे व्यक्तित्व भी कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जो हमारे भीतर संवेदना को जागृत कर सके, जिसके जीवन से जुड़ी हुई ऐसी घटनाएं हो, मर्मस्पर्शी घटनाएं हो, जो लेखक को भी प्रभावित करे और लेखक जब उसे प्रस्तुत करे तो पाठक भी
उस रचना से प्रभावित हों, पाठकों का हृदय भी द्रवीभूत हो जाए, तो वही रेखा चित्र कहलाता है। शब्दों के माध्यम से शब्द चित्र प्रस्तुत करना ये रेखा चित्र का मुख्य गुण रहा है। जैसे कोई चित्रकार है, वो तूलिका से विभिन्न रंगों से एक आकार बना देता है, इसी तरह से रचनाकार लेखक जो है वे अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपनी प्रतिभा का प्रयोग करते हुए, अपने संपर्क में आए हुए व्यक्ति का एक शब्द चित्र प्रस्तुत कर देता है। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक रहे। उनकी पुस्तक है विचार और विश्लेषण। उसमें वे रेखा चित्र को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि रेखा चित्र एक ऐसी रचना के लिए प्रयुक्त होने लगा जिसमें रेखाएं हों, पर मूर्त रूप अर्थात उतार चढ़ाव, दूसरे शब्दों में कथानक का उतार चढ़ाव आदि ना हो, तथ्य का उद्घाटन मात्र हो। डॉक्टर नगेंद्र ने जो रेखा चित्र की विशेषताएं बताई, वे वास्तव में रेखा चित्र को कहानी से अलगाती हैं। जब कोई कहानी या उपन्यास, कोई भी कथा साहित्य की रचना होती है, तो उसका आरंभ, विकास, चरम सीमा और फिर अंत तक पहुंचती है। पर रेखा चित्र में इस तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, वहाँ तथ्य का उद्घाटन मात्र होता है, क्योंकि यथार्थ से जुड़ा हुआ है। वह व्यक्ति जिसका रेखा चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को, तथ्यों को उद्घाटित करना, समाज तक लेकर आना और समाज को उससे प्रभावित करना, ये लेखक का एक उद्देश्य रहता है। तो इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि इसमें मूर्त रूप से उतार चढ़ाव, कथानक नहीं होता है। एक कहानी में जैसे एक कथा चलती है, इस तरह का कोई कथानक नहीं होता है। बस जो तथ्य है, जो मूल बात लेखक कहना चाहता है, जो वास्तविक संवेदना है, उसका उद्घाटन होना चाहिए। इसी तरह से हिंदी साहित्य कोश, वहाँ रेखा चित्र को परिभाषित करते हुए कहा गया कि रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। अब यहाँ पर उसकी शैली को भी साथ में जोड़ दिया गया, अब अनुभूति के पक्ष को भी और अभिव्यक्ति के पक्ष को भी। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई घटना है या भाव है, उसका अंकन किस रूप में होना चाहिए? मर्मस्पर्शी। कैसे होना चाहिए? भावपूर्ण होना चाहिए और सजीव। पाठक को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत हो कि वह व्यक्ति जिसके विषय में रेखा चित्र का वर्णन किया गया है, वह कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, वह कोई अपरिचित नहीं है, वह कोई निष्क्रिय नहीं है, वे एक सजीव पात्र है और उनके आसपास के परिवेश का ही है। और इस दृष्टि से अगर हम स्मृति की रेखाएं देखते हैं, तो उनके सभी पात्रों के व्यक्तित्व का अंकन महादेवी जी ने बड़े सजीव किया है, भावपूर्ण किया है और मर्मस्पर्शी है। चाहे हम भक्तिन को देखें, चाहे हम कुली पुत्रों को देखें, बिबिया को देखें, सबके जो जीवन का संघर्ष है वो बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रित किया गया है। अब हम मित्रों देखते हैं कि रेखा चित्र में अनेक साहित्यिक विधाओं की विशेषताएं समाहित रहती हैं। इसीलिए कभी आलोचक उसे कहानी कह देते हैं, कभी उसे संस्मरण भी कह देते हैं, संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी कह देते हैं और उनको कहीं कहीं निबंध भी कहा जाता है। वास्तव में इन रेखा चित्रों में कहानी का कौतूहल रहता है, कहानी की एक जिज्ञासा भी बनी रहती है, एक रोचकता बनी रहती है। जिस तरह से कहानी हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते हुए हमें लगता है अच्छा अब आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, और जब तक हम पूरी कहानी पढ़ नहीं लेते हमारी जिज्ञासा का शमन नहीं होता, रोचकता अंत तक बनी रहती है। इसी तरह से रेखा चित्र में भी कहानी जैसा कौतूहल निरंतर बना ही रहता है और निबंध की गहराई रहती है, उसके शैली में भी और विषय में भी।
और संस्मरण की वैयक्तिकता। संस्मरण का मुख्य गुण उसकी वैयक्तिकता है और ये वैयक्तिकता का गुण रेखा चित्र में भी रहता है। और गद्य काव्य की जो भावात्मक लयात्मकता है वह भी रेखा चित्रों में हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से सभी साहित्यिक विधाओं का एक सम्मिलित रूप, सभी की विशेषताएं रेखा चित्र में समाहित रहती हैं। अब हमने अभी रेखा चित्र की परिभाषाएं देखी, क्योंकि स्मृति की रेखाओं को समझने से पहले हमें रेखा चित्र क्या है, उसकी क्या परिभाषा है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये जानना आवश्यक है। तभी हम उन रेखा चित्रों की समीक्षा कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं रेखा चित्र की विशेषताएं। रेखा चित्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसका विषय एकात्मक होता है। उसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु ही उद्दिष्ट रहती है। जैसे महादेवी जी का भक्तिन हम रेखा चित्र देखते हैं। भक्तिन के चरित्र को लेकर के उसके चरित्र के विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त करती हैं। बिबिया पात्र लेती हैं तो बिबिया का रेखा चित्र है, तो किस तरह से एक धोबिन स्त्री समाज में कैसे एक शोषण का शिकार बनती है, उसके जीवन के जो विविध संघर्ष के पहलू रहे हैं उनको तो विषय पूरा एकात्मक होता है। वो उसी व्यक्ति विशेष से ही व्यक्ति विशेष पर ही केंद्रित रहता है। और रेखा चित्र में व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रधान रहता है। लेखक तो दृष्टा मात्र होता है। लेखक अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं देता है। लेखक वहाँ तटस्थ रहता है। लेखक उस व्यक्ति का जो उसके संपर्क में आया है उसके गुणों का अवगुणों का चित्रण करता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व प्रधान है। उसके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं वहाँ पर प्रधान है। उस व्यक्ति का चरित्र प्रधान है। लेखक केवल दृष्टा मात्र होता है। और व्यक्ति विशेष के बाह्य और आंतरिक सौंदर्य को उपस्थित करने के लिए उसके मानवीय गुणों, विचारों, मूल्यों का उल्लेख रहता है। केवल बाह्य गुण सौंदर्य ही नहीं चित्रित किया जाता। जिस व्यक्ति विशेष को रेखा चित्र के केंद्र में रखा गया है, केवल उसकी बाह्य व्यक्तित्व को ही उद्घाटित करना लेखक का उद्देश्य नहीं रहता। वे उसके चरित्र की जो आंतरिक विशेषताएं हैं, उसके भीतर जो मानवीय गुण हैं, उसके भीतर जो मूल्य हैं, उसको भी उद्घाटित करना लेखक का एक उद्देश्य रहता है। रेखा चित्र में कहानी से अधिक मार्मिकता और निबंध से अधिक मौलिकता एवं रोचकता रहती है। कहानी में कल्पना होती है। कहानी पढ़ते हुए कहीं हमारे मस्तिष्क में ये रहता है कि ये कहानीकार की एक कल्पना है, पर रेखा चित्र यथार्थ पर आधारित है। तो अब व्यक्ति विशेष के साथ लेखक का आत्मीय संबंध रहा है। लेखक उसके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसमें कहानी से अधिक मार्मिकता होती है और निबंध से अधिक मौलिकता। रोचकता का गुण तो रहता ही है, क्योंकि उसमें कथानक कहीं ना कहीं विद्यमान रहता ही है। चाहे कथानक का उतार चढ़ाव नहीं होता जिस तरह से कहानी में होता है, परंतु उसमें कहानी जैसी रोचकता, कौतूहल, जिज्ञासा निरंतर बनी रहती है। और रेखा चित्र की शैली सरस एवं मार्मिक होती है। रेखा चित्र यथार्थ के धरातल पर उसका पूरा ताना बाना बुना जाता है, जिसमें लेखक की कल्पना का सौंदर्य भी रहता है। पात्र का जीवन की जो घटनाएं हैं, उसके जीवन का जो कठोर यथार्थ है, उसको चित्रित करना लेखक का उद्देश्य रहता है। पर केवल कठोर यथार्थ को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना लेखक की शैली नहीं है। उसमें लेखक अपनी कल्पना शक्ति से इस तरह से सौंदर्य का संचार करता है कि पाठक उस रेखा चित्र को पढ़ करके पाठक की भी संवेदना जागृत हो जाती है। लेखक की सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति से रेखा चित्र हृदयग्राही बन जाता है।
हम देखते हैं कि सामान्य जीवन में हम कितने ही लोगों से मिलते हैं। रिक्शा चलाने वाला है, घर में काम करने वाला है, मजदूर है, कितने से ही मिलते हैं। उनके जीवन से भी परिचित होते हैं, उनके जीवन के संघर्षों को भी देखते हैं, परंतु हम उसे रचना के रूप में, सृजनात्मकता के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते, क्योंकि एक सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का कहीं अभाव रहता है। पर लेखक के पास वह सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति, दृष्टि विद्यमान रहती है, जो उस पात्र विशेष के बाह्य व्यक्तित्व को, उसके बाह्य जीवन को तो देखता ही है, उसके आंतरिक जीवन को भी महसूस करता है। जैसे हम देखते हैं निराला जी ने वे तोड़ती पत्थर कविता की रचना की। अब मार्ग में जाते हुए हम कितने ही मजदूरों को काम करता हुआ देखते हैं, परंतु हमारे भीतर में संवेदना जागृत होती है, पर वो क्षणिक होती है। पर निराला जी के भीतर वह संवेदना इस रूप में जागृत होती है जो कविता के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। भिक्षुक को देखते हैं तो उसके मन में वो भाव जागृत हो जाता है और भिक्षुक का पूरा एक चित्र कविता के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। इसी तरह से जो रेखा चित्रकार है, वे अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति से अपने संपर्क में आए हुए उस पात्र विशेष का अंकन, चित्रांकन इस प्रकार से करता है कि पाठक उनके साथ पूरी तरह से अपने को जुड़ा हुआ अनुभव करता है। पाठक का भी उसके साथ साधारणीकरण हो जाता है। रेखा चित्र में संक्षिप्तता रहती है और विवरण की न्यूनता रहती है। बहुत विस्तार नहीं होता रेखा चित्र में, उसमें विवरण दिया जाता है पर बहुत कम शब्दों में, संक्षिप्त रूप में। मुख्य केंद्र रहता है पात्र, पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं, पात्रों के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं। तो इसलिए पात्रों का सजीव अंकन रहता है और पात्रों के चरित्रांकन में कहीं भी कृत्रिमता नहीं होती। एक सहज, सरल, स्वाभाविक रूप से रेखा चित्रकार जो है उस पात्र के व्यक्तित्व को उद्घाटित करता चला जाता है, जिससे वे पात्र पाठकों के मन के भीतर संवेदना जागृत कर देते हैं। इस तरह से रेखा चित्र में संवेदना और भावुकता दोनों का अद्भुत मिश्रण विद्यमान रहता है। तो ये मित्रों, अभी हमने बात की रेखा चित्रों की विशेषताओं की। रेखा चित्र किसे कहते हैं, रेखा चित्र की क्या विशेषताएं हैं, इस पर हमने चर्चा की। और इन्हीं विशेषताओं को, इसी परिभाषा को अब हम देखेंगे स्मृति की रेखाओं के ऊपर, जो महादेवी जी ने 7 चित्रों को प्रस्तुत किया। और ये 7 ही चित्र उन लेखिका के जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं। कहीं पर भी महादेवी जो है काल्पनिक पात्रों को नहीं लेकर के आई हैं। समाज के पात्र हैं, हमारे आसपास के जीवन के पात्र हैं। सबसे पहला रेखा चित्र है भक्तिन। भक्तिन एक सेविका रही है, महादेवी जी के साथ उनका एक लंबा संबंध रहा है। भक्तिन के दृढ़ चरित्र के साथ समाज के विपरीत स्वरूप का एक यथार्थ चित्र महादेवी इस रेखा चित्र में प्रस्तुत करती हैं। भक्तिन जो पात्र है, वे आजीवन संघर्षरत स्त्री की एक व्यथा कथा है। उसका पूरा जीवन संघर्षों में ही व्यतीत हुआ। महादेवी का भक्तिन के साथ संबंध बहुत ही गहरा और आत्मीयतापूर्ण रहा। महादेवी जी की ये विशेषता है कि वे जिस पात्र को भी केंद्र में रखते हुए रेखा चित्र प्रस्तुत करती हैं, सबसे पहले उसके बाह्य व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती हैं। उसकी वेशभूषा, उसकी मुखाकृति, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी नासिका, उसका मुंह, उसके हाव भाव, उन सब का एक चित्र प्रस्तुत कर देती हैं। और पाठक जो भक्तिन से नहीं भी मिले हुए, वह उनके सामने भी भक्तिन का एक पूरा चेहरा प्रस्तुत हो जाता है। और महादेवी कुशल चित्रकार रही हैं, वे बहुत सुंदर चित्र बनाती रही हैं। उन्होंने अनेक कविताओं में भी
चित्र प्रस्तुत किए और चित्रों के पर कविताएं लिखी। स्मृति की रेखाओं में भी जो 7 रेखा चित्र हैं, उन 7 में उन्होंने उन पात्रों के चित्र भी बनाए हैं। भक्तिन का चित्र बनाया हुआ है, जंग बहादुर का चित्र जंगिया के नाम से बनाया है, बिबिया का चित्र, गुंगिया का। तो हर रेखा चित्र में उन्होंने अपनी चित्रकला का परिचय देते हुए चित्र भी प्रस्तुत किया है। और भक्तिन के बाह्य व्यक्तित्व को जब वे प्रस्तुत करती हैं तो देखते हैं समाज में किस तरह से उन्होंने संघर्ष सहन किया, समाज की विकृतियों का, समाज के शोषण का कैसे एक स्त्री सहन करती है और उसको आजीवन झेलती है, उसका एक साक्षात चित्र भक्तिन के माध्यम से प्रस्तुत होता है। 5 साल की नन्ही बालिका का विवाह कर दिया जाता है और 9 साल में उसका गोना हो जाता है। 3 बेटियां हो जाती हैं और पति की मृत्यु हो जाती है। ससुराल में किस तरह से उसे प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है। बेटी का विवाह होता है तो दामाद जो है उसको वो अपने घर में लाती हैं, पर दामाद भी नालायक निकलता है और दामाद की भी कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। और दूसरी बेटी का विवाह होता है तो दूसरी बेटी को भी ज़बरदस्ती उसके ससुराल वाले उनके जेठ के पुत्र के साथ विवाह कर देते हैं संपत्ति को लेकर के। तो एक समाज का जो विकृत स्वरूप है उसका यथार्थ चित्र है। तो भक्तिन आजीवन संघर्षरत रहती है अपने बेटियों को पालने के लिए, वो निरंतर संघर्ष करती है। और जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, सारी संपत्ति समाप्त हो जाती है और जीवन यापन करने के लिए वे गांव छोड़ करके शहर में आती है और फिर यहाँ आकर के महादेवी जी के संपर्क में आती हैं और फिर उनकी सेविका बन करके उनके साथ रहती हैं। और भक्तिन के बारे में महादेवी जो कहती हैं भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। ये कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। एक लंबे समय तक महादेवी के संपर्क में रहती हैं, उनकी सेवा में रहती हैं। नाम उसका कुछ और है, पर महादेवी के प्रति जिस भक्ति भाव से वो सेवा करती हैं इसलिए उनका नाम भक्तिन पड़ जाता है। उनके वास्तविक नाम को तो कोई जानता ही नहीं था। उसका व्यवहार बाहर से कठोर लगता है पर भीतर में उनके भीतर एक संवेदना है। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितने अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले, अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। तो इस तरह से महादेवी उन्हें अपने परिवार का एक अंग मानती है। और भक्तिन के व्यवहार महादेवी के प्रति इतना हो जाते हैं, एक तरफ वो पूरी तरह से अपने स्वामिनी के प्रति समर्पित है और दूसरी ओर उसका व्यवहार अत्यधिक प्रेम के कारण इस तरह की होता है कि वो जैसा बनाती है, जो बनाती हैं, महादेवी उन्हें सहजता से ना चाहते हुए भी स्वीकार कर लेती हैं। वे बाहर से जितनी कठोर दिखाई देती हैं, भक्तिन अंदर से उतनी ही कोमल है। तो भक्तिन रेखा चित्र के माध्यम से महादेवी ने ग्रामीण समाज में चलने वाली कुरीतियाँ, शोषण, स्वार्थ को उद्घाटित किया। बाल विवाह की क्रूरता के प्रति व्यंग्य किया, क्योंकि जो उस समय बाल विवाह था वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका था। बिबिया में भी हम देखते हैं अभी उसका जन्म ही नहीं होता और उसका विवाह निश्चित कर दिया जाता है, और वे बच्ची जब 5 वर्ष की होती है तो उसके भावी पति की मृत्यु हो जाती है। तो उसने कभी अपने उस पति को देखा भी नहीं है और वो बाल विधवा कहलाती है। तो ये जो समाज की एक कुरीति है, जो समाज स्त्रियों के लिए अभिशाप बन गई है, इस बाल विवाह की क्रूरता के प्रति तीक्ष्ण व्यंग्य महादेवी अपने रेखा चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं। तो अभी हमने मित्रों भक्तिन रेखा चित्र की बात की। इसी तरह से उनके अन्य रेखा चित्र जो स्मृति की रेखाओं में संकलित हैं,
उन पर चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।